क्वेश्चन है जिसमें n दिया हुआ है और हम लोगों को नेचुरल नंबर का सम निकालना है। 1 से लेके यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है और n तक, मान लो n 10 है तो वहाँ तक जितना भी सम होगा 1 + 2 + 3, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 5 दिया हुआ n, तो कितना इसका आउटपुट होगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, + 4 10, + 5 15। तो फिलहाल तो ये सब क्वेश्चन ऑनलाइन नहीं मिलेगा, तो खुद से ही हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग स्कैन करा सकते हैं यूज़र से इनपुट n, और या फिर खुद से भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। चलो इसमें भी हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे, लेकिन देखो पहले हम लोग 1 पे हैं तो हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए ना जो आंसर को स्टोर करके रखे, कि फ़िलहाल 1 पे हैं तो 1 को अपने आप में सम कर ले, फिर 2 पे गए तो 2 को भी सम कर ले वो नंबर, जैसे कि 1 था तो फिर 2 + 1 3 हो गया, फिर 3 पे गए तो 3 को जोड़ ले, फिर 4, वैसे 5। तो n 5 है तो हम लोग का लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया सम नाम का, या फिर जो भी तुमको सही लगे, एक ले लिया वेरिएबल सम, जिसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में मान लो कि 5 है और स्टार्टिंग में उसमें 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, इसीलिए सम 0 लेंगे स्टार्टिंग में। और लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। चलो और लूप का नाम तुमको देना, मान लो करेंट, या फिर आई भी दे सकते हो, आई ही दे दो। आई हो गया 1 से स्टार्ट किया, अब उसको रोकेंगे कहाँ पे, जैसे ही वो n पे पहुंचेगा, देखो 1 से स्टार्ट किया, 5 था अगर तो 2 3 4 5 6 तक नहीं 5 तक लेकिन जाएगा, तो आई तब तक लूप चलेगा जब तक आई छोटा है या फिर इक्वल है 5 के। ठीक है, अब आई को कैसे बढ़ाना है, देखो 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि एक एक करके बढ़ाना है। तो i प्लस प्लस, इसका मतलब जानती होगी कि i प्लस प्लस का मतलब i = i + 1 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि ये मेरा जो वेरिएबल सम है इसमें हम i को जोड़ देंगे, सम प्लस i। देखो फिलहाल था 0 तो सम में क्या हो गया 0 + i यानी कि 1, तो सम मेरा क्या हुआ, चलो यहाँ पे i हुआ और ये मेरा सम है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 था, अब कितना हो गया 0 + 1 1 हो गया। इसके बाद कोई और लाइन नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो i बढ़ेगा, i प्लस प्लस यानी 2 हो गया, तो 2 5 से छोटा है, हाँ तो i चलेगा, इसमें लूप चलेगा 1 + 2 3। ठीक है, जुड़ गया इसमें सम में। अब i फिर बढ़ेगा 3, तो 3 + 3 6। देखो सम बार बार अपडेट हो रहा है क्योंकि सम में हम वैल्यू कर रहे हैं i का ऐड। उसके बाद 4 हुआ, 4 भी कंडीशन ट्रू होगा, हो गया 10। चलो अब i फिर प्लस प्लस 5, हाँ क्या 5 से छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो 5 भी चलेगा, तो सम हो जाएगा 15। अब फिर i होगा 6, जैसे ही 6 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 6 छोटा नहीं है 5 से, नहीं इक्वल है, तो यहाँ पे लूप ब्रेक कर जाएगा, इसके अंदर आएंगे नहीं। अब हम लोग इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिखना है, तुम cout या फिर system.out.println लिख लेना, प्रिंट एंड सम, क्योंकि सम में ना वैल्यू स्टोर हम लोग का, तो आउटपुट हो गया। ये तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। फिलहाल तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे वीडियो नहीं बनाया है, उस पर थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, और अभी आदत है भी नहीं तुम लोगों को। तो देखो अब तक तो हम लोग जो काम कर रहे थे, जैसे देखो n को डिक्लेयर किया, ऑर्डर ऑफ 1 एक बार में हुआ, सम डिक्लेयर किया 0। ठीक है, मान लो कि एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जिसमें एक आंसर है, जिसमें दे दिया 10 + 5, ऑर्डर ऑफ 1 में काम हो गया, एक बार में काम हुआ। ठीक है, अब ये लूप देखो, एक काम करने जोड़ना, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 हुआ। देखो एक बार काम किया, लेकिन लूप कितने बार चला, 5 बार, यानी कि फिर प्लस हुआ ऑर्डर ऑफ 1, फिर प्लस हुआ ऑर्डर ऑफ 1, ऐसे करके कहाँ तक चला 5 तक चला, है ना, जो हुआ होगा। तो अब देखो मान लो 5 था, 5 की जगह 10 होता तो कितना होता, 10 तक जोड़ते हैं, ऑर्डर ऑफ 10, तो देखो कितना जाएगा अल्टीमेटली, अगर n दिया हुआ 10⁶, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, एक ही काम कितने बार कर रहे हैं यहाँ पे लूप में। वैसे भी याद रखना कि लूप स्टार्ट हुआ है, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम लोग को देखना पड़ेगा, उससे पहले इफ एल्स में सब ऑर्डर ऑफ 1 में, कोई चीज़ कंडीशन चेक करना है ऑर्डर ऑफ 1 में होता है जो भी हो। तो यहाँ पे
ये जो चल रहा है ऑर्डर ऑफ n चल रहा है, n है ना, i को 5 दिया था, यहाँ पे n कर दो, क्योंकि यूजर से इनपुट हम लोग 5 थोड़ी n भी लेंगे ना, तो ये मेरा n हो गया। तो मान लेते n 10 हुआ तो ऑर्डर ऑफ 10, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि अब हम लोग को तो पता नहीं कितना होगा, तो जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग और इंटरव्यू में पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे कि n का जो भी साइज़ है, लूप चला है, उसमें जो भी काम किया, एक बार काम किया है, ऑर्डर ऑफ 1 जोड़ने में ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, तो कितना हो गया मेरा, ऑर्डर ऑफ n हो गया। इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। मान लो कि इंटरव्यू में बोला, ऐसे तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आदत हो जाएगी, तो इसको हम लोग और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते थे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ 1 कर सकते थे। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन को अब जो कोडिंग क्वेश्चन होगा उसमें ऑर्डर ऑफ 1 नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इन सब में हो सकता है, क्योंकि इसमें एक मैथ का बेसिक फार्मूला लगने वाला है। तो उस फार्मूला को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अब एक नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए, n नेचुरल नंबर का, उसका एक फार्मूला होता है मैथ में, उसका होता है कि जो भी नंबर n नेचुरल है n, उसको मल्टीप्लाई किया n+1 से, यानी कि 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई किया 5+1 यानी कि 6 से, और इन दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से, या फिर ऐसे देख लेते हैं, तो कितना हो गया 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15। तो ये बताओ ये कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगा होगा, ऑर्डर ऑफ 1 एक ही बार हुआ, तो ये सारा कैलकुलेशन एक बार में हो गया ऑर्डर ऑफ 1। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से करेंगे, n है ना, तो n उसको मल्टीप्लाई किया n+1 से, अब इन दोनों को डिवाइड किया 2 से और सम को प्रिंट कर दिया, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि n नेचुरल नंबर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको रिवर्स में प्रिंट करना है, यानी 10 है तो 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे करके 1 तक, क्योंकि 1 ही है सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे करेंगे, अब तक हम लोग क्या करते थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे, आई स्टार्ट कर रहे थे और उसको बढ़ा रहे थे 1+1 या फिर +2 कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे उल्टा चलना है, तो देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहीं पे देखो स्टार्ट हो रहा है 10 से, और मेरा n भी 10 दिया हुआ है, यानी कि n से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक एक करके घट रहा है, उसके बाद रुक कहाँ पे रहा है, 1 पे रुक रहा है। तो स्टार्ट पहले सोचो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 10 से, यानी कि n से स्टार्ट हो रहा है, तो लूप मेरा स्टार्ट होगा n से हो गया स्टार्ट। अब देखो वो हो क्या रहा है कि कहाँ पे रुकना चाहिए, देखो 10, 9, 8, 7, 1 पे रुकना चाहिए, यानी कि 1 ही उसका लिमिट होना चाहिए। चलो, तो जब तक i यहाँ पे अब बड़ा होगा, जब तक बड़ा है या फिर इक्वल है किसके, 1 के, तब तक ही लूप चलना चाहिए, ठीक है। अब देखो 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हो, यानी कि एक एक करे घटा, तो हम लोग प्लस प्लस कर रहे थे तो माइनस माइनस करेंगे, i माइनस माइनस क्या होगा, i इक्वल्स टू i माइनस 1 और i प्लस प्लस i इक्वल्स टू i प्लस 1, तो यहाँ पे i माइनस माइनस हो गया। अब क्या करना है, सिंपली प्रिंट कर देना है इसको, प्रिंट i, और स्पेस वो हम लोग ऐड कर लेना, वो तो मालूम ही होगा। देखो क्या हुआ होगा, 10 है, अब इसका आउटपुट कैसे होगा, देखो i स्टार्ट हुआ है मेरा 10 से, आउटपुट यहाँ पे देख लेते हैं 10 है, तो प्रिंट क्या है i, 10 प्रिंट हो गया। अब i डिक्रीमेंट हुआ, माइनस माइनस, ठीक है, 9, क्या 9 बड़ा है 1 से, हाँ बड़ा है, तो i जब बड़ा था तो 9 भी प्रिंट हो गया। फिर आया 8, तो फिर 8 हो गया, ऐसे ऐसे करके i जैसे ही 1 पे आया होगा, तो क्या 1 बड़ा है या फिर इक्वल है 1 के, हाँ है, तो प्रिंट किया 1, अब हो गया i 0। तो अब जब चेक करेंगे यहाँ पे, तो क्या 0 बड़ा है, नहीं है बड़ा 1 के, या फिर इक्वल है, इक्वल भी नहीं है, तो लूप यहीं पे मेरा ख़त्म हो गया, फॉर लूप ब्रेक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्राइम नंबर पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम नंबर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन तो लगभग होगा जो हम लोगों को बनाना है, लेकिन फ़िलहाल दो ही क्वेश्चन देखेंगे प्राइम नंबर पे। उसके बाद जैसे ही हम लोग बिगिनर से मीडियम पे आएंगे तब उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
देखो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि हम लोगों को 1 रिटर्न करना है अगर कोई नंबर दिया हुआ इंटीजर n, अगर वो प्राइम है तो, नहीं तो रिटर्न 0 कराना है, यानी कि रिटर्न टाइप इंटीजर है। और इसको बुलियन भी ले सकते थे, ट्रू या फॉल्स। और ये क्वेश्चन जीएफजी का है तो उसको प्रैक्टिस करना खुद से। तो देखो प्राइम नंबर में क्या है कि 2 नंबर है, मतलब 13 है अगर, तो उसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर होना चाहिए, यानी कि 2 ही होना चाहिए। तो 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ उसका फैक्टर एक ही है, 1 है ना। अब 13 में देखो 1 और 13 2 है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे 1। 7 के लिए 1 और 7, और 15 के लिए देखो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो प्राइम नंबर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं, देखो 1 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लूप ही चलाना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 से जैसे ही स्टार्ट किया, कोई नंबर को चेक किया तो वो डिविजिबल है, तो हम लोग को ब्रेक कर जाना लूप, है ना। तो 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है कि हर नंबर 1 से डिविजिबल होता ही है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे 2 से लेके कि अगर इस दौरान लूप चला रहे हैं, 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो गया तो लूप को ख़त्म कर दो, ब्रेक कर जाओ और रिटर्न 0 कर दो, है ना। या फिर 3 से चेक किया, फिर 4 से चेक किया, और देखो अगर नंबर 15 है या फिर 13 है तो 13 तक नहीं जाएंगे, 13 से एक कम 12 तक ही चेक करेंगे, क्योंकि 13 से करेंगे तो क्या होगा कि हाँ भाई नंबर 13 तो 13 से डिविजिबल है, तो फिर हम लोग का रिटर्न ये 0 हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, 1 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि 2 से लेके 13 से जो भी कम 12 तक कोई एक नंबर भी ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो 13 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, यानी n को। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं जो ये चेक करे। देखो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, अगर n 1 रहा तो 1 रहा तो हम लोग लूप तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लूप में तो कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है। तो पहले ही कंडीशन ये चेक कर लिया कि अगर 1 रहा तो। चलो अगर n डबल इक्वल टू 1 है, यानी अगर n 1 है कि पैरामीटर पास कर रहा है, तो सिंपली रिटर्न कर गए हम लोग यहाँ से 0। बोल भी रहा है कि अगर वो प्राइम नहीं रहा, और वैसे भी 1 प्राइम नहीं है क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है 1, तो 0 रिटर्न कर दिया। चलो ये 1 का तो काम हो गया। अब देखो एक वेरिएबल ले लेते हैं जो ये बताएगा हम लोगों को कि क्या वो नंबर प्राइम है कि नहीं है, और उसका यूज़ अभी मालूम चल जाएगा। तो बुलियन ले लेते हैं, क्या तो या तो हाँ या तो नहीं है, तो बुलियन ही सबसे आसान है। तो बुलियन लिया। अब उसका नाम सोचो, नाम ढंग का सोचना ताकि खुद भी समझ में आए, क्योंकि दूसरा कोड देखे तब उसको भी समझ आए। तो नाम रखा इज प्राइम, बुलियन है। स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि वो नंबर मेरा ट्रू है, यानी प्राइम है, तो यानी कि ट्रू मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई वो नंबर प्राइम है। अब हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 1 से नहीं, क्योंकि मालूम है कि 1 तो हर उस नंबर को डिवाइड करेगा, और वो नंबर तक भी नहीं चलेंगे क्योंकि वो भी अपने आप को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। तो स्टार्ट किया i को 2 से, कहाँ तक चलाएंगे, n से छोटा होना चाहिए, n के इक्वल नहीं। तो i जब तक छोटा है n से तभी तक, ना के इक्वल। अब i को धीरे धीरे इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसमें चेक किया, अगर i जो भी मेरा वैल्यू है, मान लो 3 है 5 है जो भी है, अगर वो n को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, यानी कि रिमाइंडर को 0 दे दिया, इसका मतलब कि वो नंबर प्राइम नहीं है, बीच में रास्ते में ही कोई उसका फैक्टर मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ के अंदर इस प्राइम को अब फॉल्स करेंगे, क्योंकि अब तो वो ये प्राइम नहीं रहा, तो इस प्राइम को हम लोग कर दिया फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो गया। अब देखो नंबर पहले ही मालूम चल चुका है कि प्राइम नहीं है, तो आगे मान लो 101 मान लेते, याद नहीं मेरे कि प्राइम है कि नहीं, लेकिन है तो पूरा चेक करने की जरूरत है। अगर रास्ते में 100 है, अगर 2 से मालूम चल गया कि हाँ भाई प्राइम नहीं है, हम लोग फॉल्स कर चुके हैं। अब आगे 5 4 3 जितना भी चेक करने का मतलब क्या है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रेक, कि लूप अब मेरा खत्म हो गया, अब कर दो ब्रेक, लूप मेरा ब्रेक हो गया। तो जैसे ही मान लो 100 के लिए चेक करें, जैसे ही 2 मिला, हाँ भाई 2 तो कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, आगे मत चेक करो, लूप खत्म करो। चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या प्राइम जो भी मेरा इस प्राइम ट्रू है। अगर ट्रू है तो हाँ भाई मतलब कंप्लीटली लूप चला है। जैसे कि देख लो 13 के लिए
टू तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, इफ में नहीं आया, 3 में नहीं आया, 4 में नहीं आया, किसी में नहीं है, कोई भी नंबर 12 तक 13 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, यानी कोई भी नंबर रिमाइंडर 0 नहीं दिया। और इस प्राइम ट्रू था और ट्रू ही रहा, एक बार भी इफ कंडीशन में नहीं आया। इसका मतलब ये निकला कि अगर इज प्राइम ट्रू है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 1, कि हाँ भाई वो नंबर प्राइम है 1। या फिर चलो अगर कहीं बीच रास्ते में 15 के लिए देख लेते हैं, 15 है, 2 से नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, इफ में नहीं है, 3 पे देखो 3 कंप्लीटली डिवाइड कर दिया 15 को, तो इफ में आए, इस प्राइम मेरा फॉल्स हो गया और हम लोग ब्रेक कर गए हैं, तो एल्स रिटर्न 0। चलो ये हो गया मेरा फंक्शन का काम। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। देखो इसको और भी छोटा थोड़ा कर सकते थे। अगर मान लो कि देखो फंक्शन में क्या होता है ना, कि ये तो हो गया, फंक्शन में क्या होता है कि अगर कहीं पे भी बीच में रास्ते में रिटर्न कर दिया, इंटीजर टाइप था तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे, और वॉइड है तो सिर्फ रिटर्न लिख दिया, तो क्या होगा, इसके नीचे का देखो, जैसे मान लो n दिया 1, तो जैसे ही 1 दिया तो यहाँ पे रिटर्न 0 है, इसके आगे का कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रिटर्न हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखो, हम लोग एक वेरिएबल ले रहे इस प्राइम, ये चेक करने के लिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है, जो भी हो, इसको कैसे शॉर्ट कर सकते थे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे करते, सबसे पहले तो ये लिखा कि वो पहले कंडीशन जो लगाया कि अगर n 1 है तो भाई रिटर्न कर जाओ 0, क्योंकि 1 तो आपको ये नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो यहाँ पे अब ना जो इस प्राइम वेरिएबल ले रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, वही सेम लूप स्टार्ट किया, 2 से ही स्टार्ट किया, जब तक i n से छोटा है ना कि उसके इक्वल, तब तक इस लूप को चलाओ और i को प्लस प्लस करते रहो। अब इसमें देखो हम लोग जैसे चेक कर रहे थे कि अगर i n को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, n मॉड्यूलो i, यानी कि अगर ये कंप्लीटली डिवाइड करा यानी कि 0 दिया रिमाइंडर, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो कर रहे थे अब सिंपली क्या करो, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब हम समझ गए कि हाँ भाई 15 है, 3 से आया डिवाइड कर दिया, तो वो प्राइम तो नहीं है, चुप से रिटर्न कर दिया यहाँ पे 0, कि हाँ भाई वो नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। अब मान लो 13 है, 2 से चेक किया, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, ये कभी इस इफ कंडीशन में आया ही नहीं, यानी लूप कंप्लीटली चल चुका है, एक भी बीच में हम लोग रिटर्न नहीं किया है, यानी कि वो नंबर कंप्लीटली ये प्राइम है, उसका कोई भी डिविजिबल नहीं है 2 से लेके उस नंबर के रेंज में। इसका मतलब क्या निकला कि हम लोग इसमें कभी नहीं आए। तो अब लूप खत्म हो गया, तो हम लोगों को मालूम है कि लूप खत्म हो गया, इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम है। ये हो गया मेरा फंक्शन का काम। अगर ये आसान लगे तो ठीक है, क्योंकि देखो जैसे ही रिटर्न किया ना, जैसे 15 के लिए जैसे ही 3 पे आए, जैसे ही 3 कंप्लीटली डिवाइड किया, रिटर्न 0 है, इसके आगे या कोई भी लाइन नहीं चलेगा, ये लूप भी खत्म हो जाएगा वहीं पे। और 13 है तो कंप्लीटली चले रास्ते, एक बार भी इफ में नहीं है, पूरा का पूरा n तक चले गए, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो नंबर बीच में कोई भी डिविजिबल करने वाला नहीं मिला फैक्टर, तो रिटर्न 1 कर दिया। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख लो, हम लोग इसी पे देख लो क्या कर रहे हैं। हम लोग i स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, हम लोग i को स्टार्ट कर रहे हैं 2 से और n तक चेक कर रहे हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ 1 जो भी इफ में काम कर रहे हैं, एक लग रहा है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन कितने बार चेक कर रहे हैं, ये लूप देखो स्टार्ट किया है 2 से और n तक जा रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। अब देखो जब GFG पे ये कोड करोगे तो 10 to the power 6 तक तो चल जाता है, लेकिन जो तुम इसमें देखना उसमें लिखा हुआ कॉन्स्टेंट में कि जो n का साइज है वो 10 to the power 9 तक गया हुआ, तो वहाँ पे आधा के बाद या फिर उससे कम में तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीड लिखा जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसको हम लोगों को और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ n है ना, ये 10 to the power 9 तक नहीं चलेगा, तो हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्क्वायर रूट तक। मान लो कि अभी 100 तक चेक कर रहे थे ना, अब हम लोग सिर्फ 10 तक ही चेक करेंगे, कैसे देख लेते हैं। देखो किसी भी नंबर का अगर फैक्टर है तो वह ऐसे ही होगा,
A इंटू बी, ये पेयर में होगा, ठीक है ना। कैसे, देखो मान लेते हैं कि अगर A मेरा 1 रहा तो B क्या रहेगा, देखो 12 हुआ। B निकालना बहुत आसान है, B निकालना है, यहाँ से n को डिवाइड कर दिया A से, निकल गया। अगर A 2 रहा तो B क्या रहेगा, 2 को डिवाइड किया, 12 को डिवाइड किया 2 से तो B निकला, ठीक है। अगर ये A है तो ये B है ना। अगर ये A है तो ये इसका B है, और ये A है तो ये इसका B है, हुआ ना, ये चीज़ हुआ। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा n। ये समझ में कि ये दोनों एक पेयर है, ये जोड़ा है, जब दोनों को गुना करते हैं तो ये होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, अगर A छोटा है, देखो या तो यहाँ पे A छोटा है तो B उससे बड़ा है ना। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है 10 का, ठीक है। अगर A मौजूद है तो इसका B देखो बड़ा है ना। A यहाँ पे है तो इसका B मौजूद है यहाँ पे, अगर यहाँ पे है तो यहाँ B मौजूद है, यहाँ पे है तो यहाँ पे B मौजूद है। और अगर A है यहाँ पे है तो इसका B क्या होगा, ये भी होगा वही। 100 को डिवाइड किया जब A से, यानी कि 10 से, तो 10 आया। तो इससे क्या मतलब चला कि A अगर छोटा है, छोटा ही होगा, या फिर इक्वल हो सकता है B के। ये जो दोनों जोड़ा है जो कि मिल के n बना रहा है ना, ये दोनों जोड़ा मिल के ये बना रहा है, ठीक है। अब देखो इससे मतलब ये चला कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट तक ही चेक कर ले कि कोई अगर फैक्टर है कि नहीं, तो आगे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगला मौजूद होगा। तो स्क्वायर रूट कहाँ तक चेक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो और यहीं तक चेक करो कि इसके स्क्वायर रूट तक, यहाँ तक, ये इसका स्क्वायर रूट है, तो सिर्फ यहीं तक चेक कर लेंगे तो काम हो जाएगा। पूरा n चेक करने का ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। अब 13 के लिए जो भी स्क्वायर रूट होगा वहीं तक चेक करना, पूरा 13 तक नहीं जाना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं कि क्यों ऐसा क्यों है कि हम लोग सिर्फ स्क्वायर रूट तक ही चेक करेंगे मैथ से। तो ये दोनों है ना, इसको तुम मल्टीप्लाई करो इस एक्सप्रेशन को A से। A तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि A छोटा या फिर इक्वल है B के। देख लो अगर A यहाँ तक लिया तो, है ना, यहाँ तक लिया तो। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो ये पूरे एक्सप्रेशन को, तो देखो क्या हुआ, A इंटू A स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर हुआ ना, इक्वल हुआ साइन B इंटू A हुआ। अब देखो B इंटू A क्या है, n के बराबर है, तो चलो A स्क्वायर छोटा या इक्वल, यहाँ पे हो गया n। अब ये कर लो, स्क्वायर रूट निकालो सबका, तो इसका हो गया A छोटा, हो गया ना, प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या निकला कि अगर कोई भी फैक्टर होगा n का, तो वो एक फैक्टर, दो जोड़ा है तो एक उसमें से हमेशा उससे छोटा या उसके इक्वल ही रहेगा, हमेशा उससे छोटा या का। B तो इससे बड़ा हो जाएगा, B हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो A अगर यहाँ तक लें तो B निकालने का जरूरत ही नहीं है, A मिल गया तो B निकल ही जाएगा। तो हम लोग को क्या चेक करना है, कोई एक चाहिए जो डिवाइड कर दे तो प्राइम नहीं है नंबर, हो गया। अब इसको हम लोग कोड पे देख लेते हैं कैसे होगा। चलो पहले तो हम लोग 1 से लेके n तक चेक कर रहे थे, अब कहाँ तक चेक करेंगे, स्क्वायर रूट तक, क्योंकि अभी प्रूफ हो चुका है कि कोई भी फैक्टर उसका है अगर जोड़ा में, तो छोटा वाला जो भी फैक्टर होगा वो हमेशा उससे छोटा या फिर उसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। तो अब हम लोग स्क्वायर रूट तक ही चेक करेंगे। तो मान लेते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं जो ये बताए कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है ना। तो बूलियन इज प्राइम, क्या वो प्राइम है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में वैल्यू दे दिया उसका ट्रू, कि हाँ भाई मान के चलो कि वो ट्रू है, ठीक है। और इससे पहले याद रखना कि अगर n यहां पे कर ही लो, सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि अगर n 1 है तो भाई वो तो प्राइम नहीं है, रिटर्न 0 हो गया। चलो यहां से रिटर्न हो गया, इसके आगे का कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलो अब हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं बूलियन, उसका नाम दे देते हैं इज प्राइम, कि क्या वो प्राइम है, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि वो वैल्यू ट्रू है, ऐसा क्यों यही पता चल जाएगा। मान लिया कि वो स्टार्टिंग में ट्रू है। अब लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो हम लोग को चेक क्या करना है कि कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो डिवाइड कर दे 1 को छोड़ के और उस नंबर को छोड़ के। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं चलेंगे, 2 से चलेंगे। फॉर इंट i जो कि स्टार्ट होगा 2 से और कहाँ तक चलेगा,
कहाँ तक चलेगा, हम क्या बोलते हैं n तक नहीं, उसके स्क्वायर रूट तक ही चेक करो। तो अब स्क्वायर रूट तक चेक करना है तो देखो जावा में पहले से इनबिल्ट फंक्शन है मैथ डॉट स्क्वायर रूट। कैसे लिखेंगे, अगर i तब तक चलाओ लूप को जब तक छोटा या इक्वल है, क्योंकि अभी प्रूफ भी किया था कि a को छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, वो हमेशा रहता है n के, है ना। तो यहां पे लिखा मैथ डॉट SQRT और इसमें अपना n दे दो n। अब इसके लिए इंपोर्ट कर लेना भाई, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ओ स्टार कर लेना, तो सारा का सारा हो जाएगा, हो गया। तब तक चलाओ और आई को इंक्रीमेंट करते रहो, एक एक से इंक्रीमेंट करते रहो। अब इसमें वही चीज़ चेक करेंगे, अगर कहीं पे भी ऐसा हुआ कि n को डिवाइड किया i से और अगर वो 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि वो उसका फैक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्राइम को फॉल्स करेंगे, क्योंकि अब तो वो प्राइम है नहीं। तो इस प्राइम मेरा हो गया फॉल्स, ठीक है। अब देखो, जब एक बार पहले ही कोई प्राइम ऐसा फैक्टर मिल चुका जो कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, मालूम चल चुका कि नंबर अब प्राइम है नहीं, तो आगे चेक करने का जरूरत है नहीं, जरूरत है। तो यहां पे सिंपली लिखेंगे ब्रेक। अब ये लूप आगे चलेगा ही नहीं, ये लूप का काम हो गया। चलो यहां तक तो हो गया। अब जो भी हुआ हो, इस प्राइम में वैल्यू चेंज हुआ हो ना हुआ हो, लूप कहां तक चला हो, ये कैसे चेक करेंगे, अगर ये लूप के बाहर है, अगर इस प्राइम ट्रू है, यानी कि कभी भी एक बार भी कंडीशन इसमें आया ही नहीं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जो उसको n को कंप्लीटली डिवाइड किया, तो जब तक ये नहीं होता हम लोग इसमें कभी आएंगे नहीं। तो इस प्राइम क्या था, स्टार्टिंग में ट्रू था, तो अगर वो ट्रू ही है तो रिटर्न कराएंगे 1। चलो अगर मान लेते ट्रू नहीं है, बूलियन है, तो फॉल्स होगा, तो एल्स रिटर्न फॉल्स, फॉल्स नहीं सॉरी 0, क्योंकि इंटीजर मांग, यहाँ पे फंक्शन ये बूलियन नहीं होगा, इंटीजर होगा, गिग्स फॉर गिग्स पे ये फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। चलो अब इसको ड्राई रन कर लेते हैं 100 के लिए, या फिर देखो 101 छोड़ो 13 देखो, तो 13 का जो भी स्क्वायर रूट आएगा कितना होगा, शायद 3 से ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा होगा, तो सिर्फ 1, 2 और 3 वहीं तक चेक होगा, यहाँ पूरा 13 तक नहीं जाएगा। अब 100 है तो वो तो पहले 2 से मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा, लेकिन अगर मैक्स टू मैक्स जाना होता तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट तक 10 ही तक जाते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, ये चेक करने में कितना लगता है, ऑर्डर ऑफ 1, इसको वैल्यू असाइन करने में ऑर्डर ऑफ 1, ब्रेक कर दिया जो भी हो ऑर्डर 1। तो कितने बार ये काम कर रहे हैं इस लूप के अंदर, अगर आ रहे हैं एक बार इफ चेक कर रहे हैं, बार बार चेक कर, तो मैक्स टू मैक्स कितने बार चेक करें, उसके स्क्वायर रूट तक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया उसका स्क्वायर रूट ऑफ n। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा फर्क है, अगर लेंथ होता 100 तो हम लोग सिर्फ अब 10 तक कर दे रहे हैं, तो 10 टू द पावर n था, अब 10 टू द पावर n था पहले, और अब कितना हो गया, स्क्वायर रूट n हो गया। अब इसका सॉल्यूशन को देख लेते हैं।